तो अभी हम लोग फॉर्मूला शीट्स करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। ये मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है, तो न्यूक्लियर फिजिक्स हम लोग देखते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स, ओके। न्यूक्लियर फिजिक्स, सबसे पहले इसमें एक फॉर्मूला है जो कि न्यूक्लियर फिजिक्स हम लोग इसमें से आता है कि केमिस्ट्री के फॉर्मूलेज आएंगे, जैसे कि 1 AMU क्या होता है हम पता है, मास ऑफ C12 एटम का 1/12, मतलब उसको 12 से डिवाइड कर दो। और ये मास ऑफ 1/12 किधर से आया? स्पेक्ट्रोमीटर से। स्पेक्ट्रोमीटर से हम लोग ने मेजर किया, उसको 12 से डिवाइड कर दिया, तो 1 AMU आ गया 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स, और 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। कुछ भी लिख सकते हैं आप ऐसा। ओके, दिस इज 1 AMU। नाउ 1 AMU को हम लोग क्या लिख सकते हैं, और 1 AMU को हम लोग शॉर्टकट में ये ना लिख के 1/NA भी लिख सकते हैं, विच इज एवोगैड्रो नंबर, जो कि हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, याद नहीं दिया है, बट कैलकुलेशन आसान करने के लिए अब क्वेश्चन आया अगर इसके बेसिस पे, तो आपको ये नहीं बोलेगा कि आप सिर्फ इसके फॉर्मूले से ये लगाओ 1 AMU इज इक्वल टू 1/NA। ऐसा नहीं बोला जाएगा कि आपको सिर्फ सॉल्व करना है, कौन सा फॉर्मूला लगाओ, कैसे भी आंसर लाओ। तो शॉर्ट ट्रिक्स केमिस्ट्री के भी यहाँ याद रख सकते हैं आप। उसके बाद रेडियस का एक आता है यहाँ पे, रेडियस इज R0, एटॉमिक मास का 1/3, मतलब क्यूब रूट ऑफ एटॉमिक मास। जैसे कि आपको क्यूब रूट भी परफेक्ट में देगा 27, 64, 125, और बहुत बार तो ऐसा कहते हैं कि रेशियो में पूछा जाता है, तो R0 की वैल्यू आपको याद नहीं रखनी होती, बट कभी पूछ ले तो R0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.1, 1.2 अप्रोक्सीमेटली, 1.2 फर्मी। फर्मी का मतलब क्या है? 10⁻⁻15, तो R0 इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ओके, उसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दोगे, जो भी अगर 125 है उसका क्यूब रूट ले लो तो 5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 5 से, आपको मिल जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻15। ऐसा ऐसे पूछ जाएंगे रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। फिर इसके बाद हमारे पास फॉर्मूले आते हैं। एक होता है डेंसिटी का फॉर्मूला। देखो, डेंसिटी फॉर ऑल द एटम्स इज सेम, सबके लिए सेम ही रहता है डेंसिटी। ये प्रूफ भी है इसका, बट आपको अगर किसका डेंसिटी, एटम का डेंसिटी नहीं, न्यूक्लियस का डेंसिटी सेम रहता है। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू 2.3 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। ये याद रखो, अगर कभी भी पूछ ले कि इसके न्यूक्लियस का डेंसिटी निकालो, उसके मतलब बेरिलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, किसका ये पूछ ले, तो निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ये आपको डेटा भी दे देंगे, बट यही आएगा सॉल्व करने के बाद। और आप इसका ऑर्डर भी याद रख सकते हो, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड विच इज 10⁻17, बहुत बार पूछ लेते हैं। सेम फॉर ऑल, इट इज ऑलवेज सेम फॉर ऑल न्यूक्लियस, कौन से भी एटम का लेंथ। अभी इसमें अभी आते हैं हम लोग E इज इक्वल टू mc², ये तो हमें पता है, आइंस्टाइन का इक्वेशन है। ओके, अभी आते हैं मास डिफेक्ट। अब ये मास डिफेक्ट कैसा आया? मास डिफेक्ट ऐसा आया, समझो आपने लिया है प्रोटॉन, 2-3 प्रोटॉन है आपके पास अलग अलग, और 2-3 न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। इन सब का मास था मास ऑफ प्रोटॉन टोटल, इन सब का मास था मास ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, जब भी आपने इन दोनों को मिलाया तो आपको मिलेगा न्यूक्लियस। अलग पेन से दिखा देता हूँ ना इन लोगों को। ये कुछ थे न्यूट्रॉन्स, तो जब भी आप लोग मिलाए इन लोग को ना, तो आपको कुछ ऐसा न्यूक्लियर स्ट्रक्चर मिलेगा जिसमें प्रोटॉन्स रहेंगे ऐसे कुछ, जिसको न्यूट्रॉन बाइंड करके रखा रहेगा। ओके, मैंने ऐसे ही रफ रैंडम बना दिया। ओके, तो अभी क्या होगा ना, ये जो मास है, हमें पता है कि मास कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, हमें ये पता है कि मास इज नेवर डिस्ट्रॉयड। तो बट यहाँ क्या होता है ना, यहाँ पे ये हो गया मास ऑफ न्यूक्लियस,
मास ऑफ न्यूक्लियस, तो मास ऑफ न्यूक्लियस इज लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, ये थोड़ा कम निकलता है। अभी कम क्यों निकलता है? ओके, कम हो जाता है ये। तो अभी कितना कम हुआ वही हो गया मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट मतलब डिफेक्ट आ गया ना कुछ, तो मतलब एरर जैसा बोल सकते हैं आप। तो हम लोग कैसे निकालेंगे मास डिफेक्ट? डेल्टा एम जिसे डिनोट करेंगे। डेल्टा एम को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? डेल्टा एम को हम लोग लिख सकते हैं, पहले तो बड़ा इसमें से कौन है ये, तो पहले बड़े वाले को सब्ट्रैक्ट, बड़े में से छोटा निकालेंगे। ओके, तो पहले निकालो कितने प्रोटॉन्स रहते हैं कोई भी एटम में। कोई भी एटम समझो ये कुछ तो एक एटम है, कोई भी एटम में कितने प्रोटॉन्स रहेंगे? एक्स एटम है विथ एटॉमिक नंबर ए एंड एटॉमिक मास नंबर ए एंड एटॉमिक नंबर जेड। तो जितना जेड है उतना ही प्रोटॉन्स रहेंगे। तो वही लिखो जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, पहले इतने थे अलग अलग। फिर न्यूट्रॉन्स कितने रहते हैं? ए माइनस जेड, ये पता है सबको। तो ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये तो इसका टोटल मास हो जाएगा। टोटल मास क्या हो जाएगा? जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये हो गया टोटल मास। इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल मास पहले का था, अर्लियर, बिफोर। आफ्टर में क्या हो गया? आफ्टर में इसका मास हमें कुछ पता चला। ओके, न्यूक्लियस का ये हो गया बिफोर माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस आफ्टर, ये जो हम निकाल सकते हैं मेजर करके। ये हो गया आपका मास डिफेक्ट। तो रटने की फॉर्मूला या नहीं है ये, डायरेक्टली कितने प्रोटॉन्स थे, एक प्रोटॉन का मास, कितने न्यूट्रॉन्स थे, एक न्यूट्रॉन का मास। फिर मास अपने हमने निकाला कि क्या एक्सपेरिमेंटली मास, माइनस कर दो, आपको थियोरेटिकल मास डिफेक्ट इन न्यूक्लियस मिल जाएगा। अगर यही बात में अगर मास डिफेक्ट इन न्यूक्लियस का तो हो गया, एटम की बात करूँ अगर मैं, ये तो हो गया यहाँ पे न्यूक्लियस का। बट मैं अगर एटम की बात करूँ, डेल्टा एम एटम की, तो सेम इस केस में भी अभी इसमें खाली एक चीज और ऐड हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाएंगे। देखो ये हो गए कुछ न्यूट्रॉन्स, ये हो गए प्रोटॉन, ये हो गए इलेक्ट्रॉन्स। अभी कोई भी एक एलिमेंट है x रेज टू z a, ओके, इसमें क्या हो जाएगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन साथ में से जुड़े रहेंगे, ये तो हमें पता ही है। ओके, ऐसे रहेंगे, ये न्यूक्लियस बन गया आपका। फिर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बाहर ऑर्बिट्स में रहेंगे। अगर ऐसा एक ऑर्बिट बना दूं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ओके, फिर नेक्स्ट शेल में और दो आ जाएंगे। तो ये हो गया टोटल मास। तो इसको जोड़ दिया यहाँ पे। तो अगर इसका एटॉमिक नंबर z है तो न्यूट्रल एटम के लिए ये भी z होगा, ये भी z होगा, ये हो जाएगा a माइनस जेड। सेम, एक का मास कितना है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू, एक का मास हमें पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू जेड कर देंगे। मास ऑफ प्रोटॉन हमें पता है, इंटू जेड कर देंगे। मास ऑफ न्यूट्रॉन हमें पता है, इंटू ए माइनस जेड कर देंगे। जितना उसका नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ए माइनस जेड इन मास ऑफ न्यूट्रॉन। अभी ये मास ऑफ एटम हमें मिल जाएगा स्पेक्ट्रोस्कोपी से। तो इसमें डेल्टा एम कैसे आएगा? डेल्टा एम इज, पहले कितना था? डेल्टा एम में पहले कितना था? पूरा लिखो, z इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस a माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये हो गई पहले की पूरी बात कि पहले इतना सब मास था जब ये इंडिविजुअल पार्टिकल्स थे। अभी कितना है? मास ऑफ एटम। तो ये आ जाएगा आपको मास डिफेक्ट इन एटम के केस में मास डिफेक्ट आ जाएगा। ठीक है,
तो ये हो गया मास डिफेक्ट। नाउ ये मास डिफेक्ट आता क्यों है? जब इन लोग पास पास में आते हैं, जैसे कि ये न्यूक्लियॉन्स पास पास में आए तो इनके बीच में रिपल्शन होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में पॉजिटिव चार्ज है और ये चार्जलेस है। पॉजिटिव चार्ज होने के, क्योंकि बहुत पास पास है, इनके बीच में एक रिपल्शन आता है, तो ये कुछ एनर्जी अपना एमिट कर देते हैं। जैसे कि हमें पता है, जैसे कि कोई भी दो एटम अगर पास पास में आते हैं अंडर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सो दे रिलीज, हमें पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ पढ़ा रहेगा आपने अगर किधर, तो ऐसा होता है जब ये पास आते हैं तो उनका समझो जीरो है, ये पोटेंशियल एनर्जी पहले इन्फिनिटी पे जीरो था। ओके, फिर धीरे धीरे उन लोग पास पास में आए तो उनका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होता है बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि अगर मॉलिक्यूल्स पास में आ रहे तो बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड बनने के लिए पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए ताकि स्टेबल बॉन्ड बने। तो बॉन्ड बनता है तो एक पॉइंट ऐसा आता है, एक पॉइंट जिधर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है उधर बॉन्ड बन जाता है। अगर आपने उनसे भी और समझो एक है एटम ऐसा, ओके, वो इधर तक पास में आ गया, बस इतने में स्टेबल है वो इंटरन्यूक्लियेशन, क्योंकि इसका भी पॉजिटिव है न्यूक्लियस, इसका भी न्यूक्लियस पॉजिटिव है, बस इतने डिस्टेंस पे वो सेफ है, मतलब सेफ है और बॉन्ड बन चुका है। अगर आप और धक्का देने लग जाओगे तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा ग्राफ कि बहुत रिपेल करके पोटेंशियल एनर्जी इतना बढ़ जाएगा कि वो बॉन्ड टूट जाएगा। उसी तरीके से क्योंकि वो पास में आ रहे तो एनर्जी रिलीज कर रहे हैं और अपना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाते जा रहे हैं, अपना एनर्जी रिलीज करके पोटेंशियल एनर्जी, इसीलिए हमेशा बॉन्ड फॉर्मेशन में स्टेबल बॉन्ड होता है तो एनर्जी रिलीज होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल क्या चाहता है। तो आप ऐसा समझ सकते हो कि अगर मॉलिक्यूल बॉन्ड बनाना चाहता है तो खुश होकर एनर्जी रिलीज कर देगा आपको, मतलब सिस्टम को एनर्जी दे देगा। उसी तरीके से जब ये लोग आपस में जुड़ेंगे अंडर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब रिपल्शन होगा, इसीलिए उसे कम करने के लिए इन लोग थोड़ा सा एनर्जी एमिट आउट कर देंगे, एनर्जी रिलीज कर देंगे। अभी ये एनर्जी कैसे आएगा, इसे ही बोलते हैं हम लोग बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्यों बोलते हैं हम लोग इसे, क्योंकि ये बाइंड होने पर, ये बाइंड होने पर, ये एटम का तो बहुत रेयरली यूज करते हैं, मेनली न्यूक्लियस का, मास डेल्टा एम ऑफ न्यूक्लियस ही बात करते हैं, अनलेस एंड अनटिल मेंशन कि एटम का निकालो। तो बाइंडिंग एनर्जी क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब न्यूक्लियॉन्स पास में आए तो उन्होंने बाइंड करते वक्त कितना एनर्जी रिलीज किया, मतलब कितना एनर्जी, उतना ही अगर एनर्जी हम उन्हें दे दे, जैसे कि कोई भी रिएक्शन हो A प्लस बी, जैसे गिव्स C प्लस D प्लस हीट, मतलब हीट रिलीज कर रहा है, हीट प्लस में दे रहा है, मतलब प्रोडक्ट में हीट आ रहा है, मतलब हीट रिलीज है, मतलब डेल्टा H इज नेगेटिव, इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अगर हमें इस, हाँ, अगर हम ये प्रोडक्ट बन गया, अगर हम प्रोडक्ट में ही ये एनर्जी दे दिया और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, हीट एब्जॉर्ब कर ले, अगर ये समझो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन अगर एक्सो है तो बैकवर्ड डायरेक्शन एंडो होगा, या तो ये अगर एंडो है तो ये डायरेक्शन एक्सो होगा, ये हमेशा ट्रू है, हमेशा। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सो तो बैकवर्ड रिएक्शन एंडो हो जाएगा, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन इज एंडो तो बैकवर्ड रिएक्शन एक्सो हो जाएगा। तो वैसे ही अगर ये एक्सो है, A प्लस बी गिव C प्लस D एक्सो है, तो अगर हम लोग ने C और D में हीट दे दिया, मतलब एब्जॉर्ब के लिए, मतलब एंडोथर्मिक, तो बनेगा क्या, AB ऐसा। तो वही बोलता है कि जब भी न्यूक्लियॉन्स बने तभी एनर्जी रिलीज हुई, अगर न्यूक्लियस बन गया, ओके, अगर उतनी ही एनर्जी अगर हम लोग न्यूक्लियस को दे दे, वो अपने पार्टिकल्स में टूट जाएंगे। ओके, न्यूक्लियॉन्स बन के बना न्यूक्लियस प्लस एनर्जी रिलीज्ड, अगर इतनी एनर्जी वापस हम लोग न्यूक्लियस को देते वो अपने पार्टिकल्स में, फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगा, ऐसा होता है। तो ये न्यूक्लियॉन्स में आ गया प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और ये जो एनर्जी है इसी को बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी, क्योंकि बाइंड करने की एनर्जी है, इज इक्वल टू जो हमें डेल्टा एम मिला C²। कहाँ से आया ये, E इज इक्वल टू MC² से आया है। और अभी आप बोलोगे कि एनर्जी रिलीज हुआ तो मास कम क्यों हुआ, इसके वजह से, क्योंकि एनर्जी एंड मास आर इंटरकन्वर्टेबल, तो मास एनर्जी रिलीज हो गया तो उसका मास कम ही हो जाएगा ऑब्वियसली, एनर्जी उसने कुछ दे दिया, मतलब कुछ अमाउंट ऑफ मास, क्योंकि हम लोग एनर्जी और मास को कन्वर्ट कर सकते हैं थ्रू आइंस्टाइन इक्वेशन E इज इक्वल टू MC², तो इसीलिए मास कम हो जाता है। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगा, कितना मास कम हुआ, कितना मास में डिफेक्ट आया, इनटू C², दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। और एक आता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ओके, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होता है, जो बाइंडिंग एनर्जी आपने निकाला है उसको खाली
उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो, जो भी एटम का बोला है बाइंडिंग एनर्जी। तो हमेशा आपको क्वेश्चन में ये पढ़ना है कि बाइंडिंग एनर्जी दिया है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि बाइंडिंग एनर्जी आपको दिया है जैसे कि लिथियम, आपको क्वेश्चन में दिया है कि लिथियम द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ लिथियम इज 5.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसा सपोज होगा, ऐसा मैं बोल नहीं रहा हूँ, एग्जाम्पल लिया रैंडम। तो आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया है और आपको बोल रहे हैं कि वो मास डिफेक्ट निकालो, तो उसके लिए पहले आपको बाइंडिंग एनर्जी चाहिए, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन नहीं चाहिए। ये फॉर्मूला में बाइंडिंग एनर्जी ही चलेगा। तो आप क्या करोगे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी इनटू एटॉमिक मास ए को इधर मल्टीप्लाई करो तो आपको बाइंडिंग एनर्जी मिल जाएगा। ए लिथियम का क्या होता है 6.97 के आसपास हो जाता है, 7 इंटू 5.8 मल्टीप्लाई करो, ये हो गया आपका बाइंडिंग एनर्जी। ऐसा तो ध्यान रखना कि आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया कि डायरेक्टली बाइंडिंग एनर्जी दे दिया, कि समझो क्या होगा इसका मल्टीप्लाई 535 अप्रोक्सीमेटली हम लोग 38 मेगा ईवी ले लेते कि ऐसा दिया। तो ये बाइंडिंग एनर्जी ऑफ लिथियम प्लस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियन ऑफ लिथियम इज दिस, डायरेक्टली दे दिया, या तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे दे तो आपको एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करना है, जो भी एलिमेंट का, अगर आयन का दिया तो आयन के मल्टीप्लाई करो, कैल्शियम का दिया तो कैल्शियम के एटॉमिक मास से, जिस इंडिविजुअल का वैसा। तो इसमें और कुछ है नहीं इतना, हाँ और है आगे एक फॉर्मूला, नहीं वो दूसरे फॉर्मूला। तो इसी तरीके से हो गए अपने न्यूक्लियस के फॉर्मूले, ज़्यादा कुछ है नहीं इस चैप्टर में, खाली मास डिफेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको कई बार ना क्यू भी बोल देते हैं, क्यू रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज को क्यू भी बोल देते हैं इन लोग, क्यू वैल्यू निकालो कोई भी इसका। तो बस इतना ही है।